हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू द लर्नर्स फॉर यू। जैसा कि आप सभी को पता है, हम यूजीसी नेट लॉ पीवाईक्यू सीरीज कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेशनल लॉ का जो सब्जेक्ट है उसके पीवाईक्यूज करेंगे। ये जो है पार्ट 4 है, सिंपल सी बात है। और आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन कर सकते हैं 10, 20, 15 जितने भी, वो हम करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी नई वीडियो आए तो उसका अपडेट है वो आपको मिल जाए। और हमारा लर्नर्स फॉर यू ऐप है वो आप प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें, ताकि उस पर मिलने वाले आपको फ्री कंटेंट, फ्री टेस्ट सीरीज वगैरह हैं वो आपको रेगुलरली मिलते रहे, जिससे कि आप है जो अपनी प्रैक्टिस को और ज़्यादा इन्हांस कर सकें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है कि जो लॉ ऑफ नेशन है वो क्या है? कलेक्शन ऑफ यूजेस, मतलब जो यहाँ की बार बार यूज होने वाली कस्टम्स कह सकते हैं, उन यूजेस को का कलेक्शन है, ठीक है। विच सिविलाइज्ड स्टेट हैव एग्री टू ऑब्जर्व इन देयर डीलिंग विद अनदर, जहां पर सिविलाइज्ड स्टेट हैं उन्होंने मान लिया है कि हम एग्री करते हैं कि इन सभी चीजों को हम है वो एक दूसरे के साथ में डील करने के दौरान ऑब्जर्व करेंगे। जो ये डेफिनेशन है इंटरनेशनल लॉ की वो दी गई है बाय द लॉर्ड कॉलरिज इन मतलब कौन से केस में दी गई है? इनमें से यहाँ पे 4 केस है हमारे पास। इन चारों केस में कौन से केस में कहा गया? ये कहा गया है क्वीन वर्सेस क्यान। ये केस कब का है? 1876 का केस है। तो इस केस में ये कहा गया है और ये केस डील करता था विद द जुरिस्डिक्शन ओवर द फॉरेन शिप इन द टेरिटोरियल वाटर। टेरिटोरियल वाटर के अंदर जो जुरिस्डिक्शन है फॉरेन शिप्स की, उनके बारे में। उसके बाद में जो नेक्स्ट केस है वेस्ट रेंट सेंट्रल गोल्ड माइनिंग लिमिटेड कंपनी वर्सेस किंग। तो ये केस है वो रिलेटेड है टू द स्टेट सक्सेशन इन द इंटरनेशनल लॉ, और ये केस है 1905 का, ठीक है। उसके बाद में है एसएस लोटस केस कब का है? 1927 का, और इस केस में जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट्स के बारे में डिस्कशन किया गया है। नेक्स्ट है एएम लूथर वर्सेस सागौर, वैसे सिंपली इसको लूथर वर्सेस सागौर भी कहते हैं, और ये केस है 1921 का। इनका ईयर जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि अक्सर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करने के बारे में इनसे इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या है? रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन स्टेट की बात की गई है, रिकॉग्निशन के बारे में बात की गई है। इसके बाद में अब नेक्स्ट जो केस है वो कौन सा है हमारे पास में? निकारागुआ वर्सेस यूएसए, ये केस है। और इस केस से रिलेटेड हमारे पास ये 4 स्टेटमेंट दी गए हैं। इन 4 स्टेटमेंट में से हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो काफी लंबे स्टेटमेंट्स हैं, तो इनको जनरली मैं जो करेक्ट है वही बता देता हूं आपको डायरेक्टली। और ये केस है वो कब का है? ये केस है 1986 का, 1986 का केस है। और सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ के बारे में ये जो है केस रिलेट करता है। और इस केस में क्या कहा गया है कि जो वर्ल्ड कोर्ट बाय मेजोरिटी हैज टेकन अ व्यू, क्या? दैट द सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ आर नॉट हायरार्कियल बट आर नेसेसरीली कॉम्प्लीमेंट्री है एंड इंटर रिलेटेड है। यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट्री और एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं। ये मतलब रेगुलरली पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे हायरार्की के तौर पे चलते हैं ना, वैसे नहीं है। तो ये इस केस में हेल्ड किया गया था। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई स्ट्रिक्ट हायरार्की नहीं है। दे आर द इंडिपेंडेंट सोर्सेज, ठीक है। जैसे कि ट्रीटी हो गया, कस्टम, जनरल प्रिंसिपल्स, ठीक है। इनमें किसी भी तरह की कोई हायरार्की नहीं है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 में फिर हमारे पास कुछ स्टेटमेंट है। इन स्टेटमेंट को वो हमें चूज करना है। तो देखा आपने किस तरीके से बार बार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं और ये टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आपको पहले टेस्ट सीरीज है उनके ऊपर प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे कि आपका जो टाइम किस तरीके से कंज्यूम होने वाला है एग्जाम के दौरान वो आपको पहले ही पता लग जाता है प्रैक्टिस से, ताकि आप जो ऑन टाइम है जो अपना पेपर है वो कंप्लीट कर सकें। तो इसमें से स्टेटमेंट ए क्या कहती है कि जो चैप्टर 6 है यूएन चार्टर का, वो डील करता है पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट। तो क्या ये करेक्ट है स्टेटमेंट? यस, ये करेक्ट है स्टेटमेंट। और इसमें जो आर्टिकल है वो कौन सी हैं? 33 से लेकर के 38 तक। ये क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी आई थिंक डिस्कस किया था, उसमें जो है ये डिस्कशन हुई थी आर्टिकल के रिगार्डिंग। उसके बाद में जो पर्पस है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या है? वर्ल्ड पीस है। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? यस, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये आर्टिकल 1 के सब क्लोज 1 के अंदर। ओके,
और उसके बाद में अगर हम बात करें सिक्योरिटी काउंसिल है वो कंप्राइज ऑफ 14 मेंबर, तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? नहीं, ये स्टेटमेंट है वो गलत है। यहाँ पे 14 की जगह पे 15 मेंबर हैं, जिसमें कि 5 हैं वो क्या है, परमानेंट है, प्लस में 10 नॉन परमानेंट है। ओके, और वहीं पर अगर हम डी की बात करें तो यहाँ पे जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं वो इलेक्टेड होते हैं बाय द जनरल असेंबली के द्वारा फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? नहीं, ये 3 ईयर टाइम पीरियड नहीं है, ये क्या है, 2 ईयर का टाइम पीरियड है। 2 साल के लिए हैं वो जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं वो अपॉइंट होते हैं। आई होप इट इज क्लियर। तो ए और बी है वो करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आई होप ये आंसर आपको क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 किसके बारे में है, डी फैक्टो और डी जोर रिकॉग्निशन के बारे में है। और यहाँ पे हमें कुछ केस लॉज दिए गए हैं, उन केस लॉज में से हमें वो केस लॉ चुनना है जिसमें कि ये हेल्ड किया गया है कि यहाँ पर डी फैक्टो और डी जोर रिकॉग्निशन की जब हम बात करते हैं, किस लिए, जब हम इंटरनेशनल एक्ट की बात करते हैं किसी रिकॉग्नाइज अथॉरिटी की। तो इस क्वेश्चन में आई थिंक मेरे हिसाब से ये जो वर्ड यहाँ पे लिखा गया है इंटरनेशनल एक्ट, तो आई थिंक यहाँ पे इंटरनेशनल एक्ट की बजाय इंटरनल एक्ट होना चाहिए था, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ पे इंटरनल था। तो हो सकता है बाय मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक से यहाँ पे इंटरनेशनल आ गया हो, तो यहाँ पर आई थिंक इंटरनल एक्ट के बारे में है। तो ये जो है डिस्टिंक्शन का कहा गया कि कोई डिस्टिंक्शन नहीं है डी फैक्टो और डी जोर रिकॉग्निशन के अंदर, जब हम किसी भी रिकॉग्नाइज अथॉरिटी के इंटरनल एक्ट के बारे में बात करते हैं। तो ये कौन से केस में कहा गया है, ये कहा गया है लूथर वर्सेस सागोर के केस में, जो कि कब का है, 1921 का है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें जो है ये स्टेटमेंट आप याद कर लीजिए। यूएस वर्सेस पिंक की बात करें तो इसमें बात की गई है इन्फोर्समेंट ऑफ सोवियत डिक्री है जो यूएस के अंदर, उनकी बात की गई है। और वहीं पर डी वाले की अगर हम बात करें गारंटी ट्रस्ट कंपनी ऑफ न्यूयॉर्क वर्सेस यूएस की, तो उसमें रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट की बात की गई है। आई होप इट इज क्लियर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है वो क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, इसमें हमें दो है जो लिस्ट दी गई है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, इनमें से हमें मैच करना है कि कौन सा है जो करेक्ट है। तो यहाँ पे एक बार फिर हमारे पास कुछ केस लॉज हैं। केस लॉज कौन कौन से हैं, सबसे पहला केस लॉ क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वर्सेस इटली। तो ये केस है वो किससे रिलेट करता है, ये केस रिलेट करता है सेकंड पॉइंट से, यानी कि केस कंसर्निंग इलेक्ट्रॉनिका सिकुला SPAELSI, यानी कि इससे रिलेट करता है। और ये आई थिंक कब का है, 1989 का। वहीं पर अगर हम बात करें एल सल्वाडोर वर्सेस होंडुरास, और ये केस है वो किससे रिलेट करता है, ये केस करता है लैंड आइलैंड एंड मैरीटाइम डिस्प्यूट केस, उनसे मतलब रिलेटेड है, ये 1992 का है। वहीं पर अगर हम स्पेन वर्सेस कनाडा की बात करें तो ये है 1998 का, फिशरीज यूरिसडिक्शन से रिलेटेड है। यूगोस्लाविया वर्सेस USA है, तो ये केस कब का है, 1999 का है, और ये रिलेट करता है लीगलिटी ऑफ यूज ऑफ फोर्सेस। आई होप इट इज क्लियर। सिंपली आपको इसके केस लॉज के ईयर भी हैं वो पता चल गए हैं, और उसके साथ साथ में बाकी सारी चीजें हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है वो ए है, जो कि आप मैच करके देख सकते हो। उसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46 है। 46 क्या कहता है कि जो स्टेटमेंट दी गई है इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सी है, वो हमें चूज करनी है। तो इस क्वेश्चन में है जो नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ की बात की गई है। तो करेक्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है जिसमें हॉब्स, ऑस्टिन एंड प्रोफेंडो सब्सक्राइब करते हैं टू द व्यू दैट द लॉ क्या है, प्रॉपरली सो कॉल्ड इन द कमांड ऑफ सोवरेन एंड एनफोर्स्ड बाय द सुपीरियर पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड हेंस डिनाई लीगल कैरेक्टर ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। तो ये लीगल जो कैरेक्टर है उसको डिनाई कर रहे हैं, ये एक सोवरेन को कमांड वाला वो जो सिस्टम है ऑस्टिन का पॉजिटिविज्म का, वो यहाँ पे माना है प्रॉपरली सो कॉल्ड। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यस ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, ओपनहेम है, उन्होंने रिमार्क किया है कि जो इंटरनेशनल लॉ है एक क्या है, वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है। तो वैनिशिंग पॉइंट है वो किसने कहा है, क्या ओपनहेम ने कहा है, नहीं, ये ओपनहेम ने नहीं कहा, ये कहा है हॉलैंड ने। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। थर्ड पे क्या है, हॉलैंड सब्सक्राइब टू द व्यू दैट द इंटरनेशनल लॉ इज अ रियल लॉ। तो क्या ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, नहीं, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। हॉलैंड यहाँ पे क्रिटिसाइज करते हैं कि इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ ट्रू लॉ। आई होप इट इज क्लियर।
फिर आते हैं स्टार्क। स्टार्क ने क्या एक्सप्रेस किया है अपना व्यू कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो क्या है, एक वीक लॉ है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। स्टार्क ने है जो इसको वीक लॉ के तौर पे ही माना गया है, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रलाइज इन्फोर्समेंट की कमी है, लैक ऑफ द सेंट्रलाइज इन्फोर्समेंट, तो इसलिए इसको वीक लॉ माना है। तो ए और जो डी है वो इसके करेक्ट ऑप्शन है, स्टेटमेंट है, तो वो ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है कि जो ट्राइपल है और एंजिलोटी है वो क्या है, एक्सपोनेंट विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ रिलेशनशिप। थ्योरी ऑफ रिलेशनशिप की बात हो रही है बिटवीन द इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ। तो क्या ये मोनोइज्म है, ड्यूअलिज्म है, स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी है या डेलीगेशन थ्योरी है। तो ये है ड्यूअलिज्म थ्योरी के मेन एक्सपोनेंट। इसके अलावा अगर हम बात करें ये दोनों जूरिस्ट और कौन सी थ्योरी में आते हैं, ये एक थ्योरी और है जहां पर कंसेंट थ्योरी की हमने बात की थी इंटरनेशनल लॉ के अंदर, तो उस थ्योरी के भी ये मेन एक्सपोनेंट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है कि इनमें से कौन सा है जो चीफ एक्सपोनेंट है किसका, कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी ऑफ रिकॉग्निशन। तो इसमें से जो मेन जो एक्सपोनेंट की अगर हम बात करें चीफ की, तो वो कौन है, हेगल है वो इसके चीफ एक्सपोनेंट है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 में हमें करेक्ट स्टेटमेंट है वो चूज करनी है। तो चलिए देखते हैं कौन सी इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ये है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में है ये स्टेटमेंट। सबसे पहले जो स्टेटमेंट है वो क्या कहती है कि जो इन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल 7 में क्या दिया गया है, प्रिंसिपल ऑर्गन दिए गए हैं यूनाइटेड नेशन के, तो उसके अकॉर्डिंग जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो वन ऑफ देम है, यानी कि एक प्रिंसिपल ऑर्गन है सिक्योरिटी काउंसिल। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन हमें क्या चूज करना है, हमें चूज करना है जो कि नॉट करेक्ट है, ठीक है। और जो स्टेटमेंट बी है वो क्या कहती है कि फर्स्ट सिक्योरिटी काउंसिल केम इनटू फोर्स ऑन 12 जनवरी 1946 में। तो क्या ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है? यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। यानी नेक्स्ट आता है स्टेटमेंट सी। स्टेटमेंट सी क्या कहती है कि एट डमहार्टन प्रपोजल it was finally decided to establish such an organ in the form of security council। तो ये स्टेटमेंट क्या करेक्ट है? नहीं, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो प्रपोज्ड की गई थी कहां पर, याल्टा के अंदर। याल्टा जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 1945 में, वहां पर ये है जो प्रपोज की गई थी, न कि यहां डनाल्टा ओक के अंदर। ओके, करेक्ट। एक तो हो गया ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इनकरेक्ट। और सेकंड क्या है, जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, वो इलेक्टेड होते हैं बाय द जनरल असेंबली फॉर द 5 ईयर। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? नहीं, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। हाँ, 10 मेंबर है नॉन परमानेंट, ये करेक्ट है, लेकिन जो चूज कितने टाइम पीरियड के लिए होते हैं वो है 2 ईयर, न कि 5 साल। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो सी और डी जो है वो रॉन्ग है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट हो जाएगा। और बाकी आप इसको करेक्टली याद कर लीजिए कि 2 ईयर इसका टाइम पीरियड ये है, और वो जो बाकी ऊपर वाला है वो आपको मैंने बताई दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, दो लिस्ट दी गई है, एक तरफ प्रोविजन है, दूसरी तरफ है आर्टिकल ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। उनको हमें मैच करना है अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहले हमारे पास में है ऑप्शन नंबर जो प्रोविजन ए में क्या है कि लॉ अप्लाइड बाय द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो वो हमें कौन सी आर्टिकल में देखने को मिलते हैं, वो मिलते हैं आर्टिकल 38 में, ठीक है, जहां पे सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ की बात होती है। फिर आती है बाइंडिंग फोर्स ऑफ डिसीजन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो बाइंडिंग फोर्स की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास में है आर्टिकल 59। इंटरिम मेजर ऑफ और रिलीफ की अगर हम बात करें तो वो हमें है आर्टिकल 41 में दी गई है। और वहीं पर इंटरनेशनल कोर्ट्स की जो पावर है टू अलाउ स्टेट टू इंटरवेन इन विच इन केस टू विच इट इज नॉट अ पार्टी, तो वो बात है हमें 62 में प्रोवाइड की गई इंटरवेंशन की बात। नॉन पार्टी स्टेट है वो इंटरवेंशन कर सकते हैं, तो वो कौन से में 62 में है। तो आई होप इसको आप मैच कर लेना, और जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 51 में हमारे पास फिर से लिस्ट दी गई है, और इस लिस्ट में हमें एक बार फिर मैच करना है कॉलम्स को जो कि करेक्ट हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन एंड मोड। हमें
एक साइड दिए गए हैं लिस्ट 1 में जो मोड हैं जिनको नाम दिया गया है एक्विजिशन का, कि इस तरीके से अगर हम एक्विजिशन करते हैं तो उसको ये कहेंगे, और दूसरी तरफ उनका तरीका बताया गया है। सबसे पहले हमारे पास सिसेशन है। तो सिसेशन का मतलब जैसे अभी लास्ट वीडियो में मैंने एक वीडियो में बताया था कि जहां पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होती है बाया ट्रीटी, तो उस मीन को यहाँ पे हम कहते हैं सिसेशन, या फिर हम कह सकते हैं एक्विजिशन ऑफ नेशनलिटी, यानी कि सिंपल तरीके से हो रही है, बिना किसी फोर्स के, बिना किसी एग्रेशन के, यानी कि कोई डिस्प्यूट नहीं है उनके बीच में, तो उस केस को हम सिंपली ये कहेंगे। सेकंड में बी में क्या है कि रिप्रेजल है, तो वो एक तरह का कोर्सिव मेजर है जहां पर रिटेलिएशन होती है, इंटरनेशनल डिस्प्यूट राइज होता है, तो कोर्सिव मीन्स इसको हम कह सकते हैं जिसमें यूज हो रहे हैं, मतलब फोर्स जहां पर यूज की जा रही है, तो वो वाला इससे रिलेट करता है। यानी कि जो 4th नंबर वाला है कोर्सिव मीन ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, तो उस तरीके से जब कोई आप एक्विजिशन करते हो किसी की, तो उसको हम या नेशनलिटी जिसको एक्वायर की जाती है इस तरीके से, तो उसको हम रिपर्सल कहते हैं। सी में गुड ऑफिस। गुड ऑफिस सिंपल बिना मतलब जैसे नाम में ऐड किया गया गुड, यानी कि पैसिफिक डिस्प्यूट, एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी है वो फैसिलिटेट करती है इनको टाक करने के लिए कि आप लोग बैठिए और इस तरीके से आप इस मैटर को सॉल्व कीजिए, तो यानी कि पैसिफिक मीन्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ द इंटरनेशनल डिस्प्यूट इसकी बात है। सब्स्टिट्यूशन की बात करें, जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है कि एक जगह की हम नेशनलिटी को लूज करके दूसरी जगह की नेशनलिटी हमें मिल जाती है, रिप्लेस कर देते हैं हम वन नेशनलिटी को दूसरे के साथ में, तो इसको हम जो है पॉइंट नंबर 2 से हम मैच कर सकते हैं, लॉस ऑफ नेशनलिटी। आई होप इट इज क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए का इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 52। 52 क्या कहता है कि हमारे पास असर्शन और रीजन दिए गए हैं, इनमें से हमें मैच करने हैं असर्शन और रीजन को, कौन सी रीजन सही है या इसका असर्शन सही है, या फिर ये एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे। तो असर्शन क्या कहते हैं कि जो आर्टिकल 10 है यूनाइटेड नेशन डायरेक्टर की, यूनाइटेड नेशन चार्टर की, वो कन्फर करती है अपॉन द जनरल असेंबली वेरी वाइड डेलिब्रेटिव फंक्शन एक्सेप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज मैटर व्हिच आर बीइंग कंसीडर्ड बाय द सिक्योरिटी काउंसिल। कहने का क्या मतलब है कि जो आर्टिकल 10 है वो एक तरीके से जनरल असेंबली के ऊपर एक डेलिब्रेटिव फंक्शन है बहुत ज्यादा वाइड, वो उनको कन्फर्म किए गए हैं एक्सेप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज मैटर, जो सिर्फ उन मैटर को छोड़ करके जो कि सिक्योरिटी काउंसिल के पास में है। ठीक है, तो क्या ये स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल को जो काम दिया गया है उसको छोड़ करके एक बहुत वाइड डेलिब्रेटिव पावर्स है वो हमारे पास जनरल असेंबली को दी गई हैं। ठीक है, उसके बाद में जो रीजन दिया गया है कि जो रिजोल्यूशंस हैं एंड डिक्लेरेशन है जनरल असेंबली की, वो क्या आर नॉट बाइंडिंग अपॉन द स्टेट, दे आर मेयरली रिकमेंडेशन। क्या ये करेक्ट है? यस, ये करेक्ट है। बट इन दोनों का अगर हम बात करें रिलेशन की, तो इन दोनों के बीच में किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं है, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसको हम नहीं कह सकते। हाँ, दोनों करेक्ट जरूर हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 है वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 53। फिर से हमें एक करेक्ट है जो स्टेटमेंट है वो चूज करनी है। स्टेटमेंट ए क्या कहती है कि जितने भी मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन के, वो आर इप्सो फैक्टो मेंबर ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इप्सो फैक्टो वो क्या हैं? उनके मेंबर हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट बी क्या कहती है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो कंसिस्ट ऑफ 25 जजेस व्हिच आर इलेक्टेड बाय द जीए, जनरल असेंबली के द्वारा। तो क्या ये करेक्ट है? नहीं, ये करेक्ट नहीं है, ये रॉन्ग है। यहाँ पे 15 जजेस हैं, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। वहीं पर अगर हम बात करें सी स्टेटमेंट की, तो यहां पर ये क्या कहता है कि जो जजेस हैं इंटरनेशनल कोर्ट के, वो इलेक्टेड होते हैं फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर। तो ये स्टेटमेंट क्या करेक्ट है? नो, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। ये 5 ईयर नहीं 9 ईयर है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई? रॉन्ग हो गई। फिर आता है डी, जितने भी डिसीजन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के वो हैं आर ऑन द बेसिस ऑफ द मेजोरिटी ऑफ जजेस। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है एज पर द आर्टिकल 55 ऑफ द आईसीजे स्टैट्यूट। तो ए और डी इसमें राइट हैं, तो ऑप्शन इसका कौन सा राइट होगा? ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है? असर्शन रीजन एक बार फिर से हमारे सामने है। असर्शन रीजन में हमें चीजें बताई गई हैं, उनको देखते हैं। जब असर्शन क्या कहता है कि जब एक स्टेट बिहेव करता है इन डिसकोर्टियस मैनर के अंदर,
विद अनदर स्टेट, तो उस केस में जो इंटरनेशनल लॉ है कन्फर कर देता है राइट उस स्टेट के ऊपर जो कि इफेक्टेड है टू रिस्टोर टू रिटोर्जन विच मीन्स रिटेलिएशन, मतलब रिटेलिएशन वगैरह, यानी कि जो उनके डिप्लोमेट्स वगैरह हैं उनको एक्सपेल कर देना, उनको बाहर निकाल देना, इस तरीके का कुछ मीन है वो जो स्टेट इफेक्टेड है वो यूज कर सकता है इन केस ऑफ अगर कोई स्टेट डिसकॉर्टियस वे में बिहेव कर रहा है। आई होप इट इज क्लियर। और क्या ये जो रीजन है, क्या ये जो अजर्सन है वो करेक्ट है? यस, ये करेक्ट है। और इसका रीजन क्या कहा गया है कि अगर जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट है वो पीसफुल मीन से रिजोल्व नहीं हो रहे, मीन्स देन द स्टेट रिजोर्ट टू द कंपल्सिव और कोर्सिव मीन। अगर पीसफुल तरीके से कुछ नहीं हो रहा तो उस केस में इंपल्सिव बात है, वहां पे कोर्सिव या कंपल्सिव मीन है वो जो क्या है यूज किए जाएंगे। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? यस, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और ये इसका एक कह सकते हैं एक तरह से एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन इसका एक है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। 55 क्या कहता है कि जो यूएन कमीशन है ह्यूमन राइट के ऊपर वो इस्टेब्लिश है इन 1946 में बाय किसके द्वारा? जो यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट है वो इस्टेब्लिश किया गया था 1946 में। वो किया गया था इकोनॉमिक सोशल काउंसिल के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। और बाद में है जो इसको 2006 के अंदर जो इसको रिप्लेस कर दिया गया है बाय द ह्यूमन राइट काउंसिल के द्वारा वाया जीए रिजोल्यूशन 6251। ओके, आई होप इट इज क्लियर। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। 56 में क्या दिया गया है कि इनमें से कौन से चीफ एक्सपोनेंट है थ्योरी ऑफ कंसेंट रिगार्डिंग द बेसिस ऑफ द इंटरनेशनल लॉ? सिंपल सी बात, अभी अभी हमने डिस्कस किया था और एक लास्ट वीडियो में भी ये सेम क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया है। इनकी ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में 2 बार आ चुका है, एजिलोटी ट्राइपल ओपनहाइम। तो इसका ऑप्शन सी है वो क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। 57 क्या कहता है कि रीजन और असर्शन फिर हमारे सामने है, इनमें से करेक्ट है वो चूज करना है। क्या कहता है ये क्वेश्चन? किस चीज से रिलेटेड है ये क्वेश्चन? ये है असाइलम केस और कस्टमरी लॉ के बारे में। असाइलम केस की अगर हम बात करें तो एक्चुअल में उसका नाम क्या है? कोलंबिया वर्सेस पेरू 1950 का ये केस है। ओके, तो इसमें देखते हैं अजर्सन रीजन में क्या कहा गया है। अजर्सन क्या कहती है कि असाइलम केस के अंदर जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो ऑब्जर्व करती है कि जो रूल इन्वोक्ड किए गए हैं शुड बी कैसे होने चाहिए? इन अकॉर्डेंस विद द कंस्टेंट एंड यूनिफॉर्म यूजेस प्रैक्टिस्ड बाय द स्टेट इन द क्वेश्चन। ठीक, मतलब कंस्टेंट और यूनिफॉर्म यूजेस होना चाहिए उनका। एंड जो ये यूजेस हैं वो क्या है? एक्सप्रेशन होनी चाहिए किसकी? ऑफ द राइट अपरेंटिंग टू द स्टेट जो कि असाइलम ग्रांट कर रहा है। एंड एक ड्यूटी होनी चाहिए वहां पर इनकम्बेटेंट ऑन द टेरिटोरियल स्टेट, जो टेरिटोरियल स्टेट है उसकी यहाँ पे एक ड्यूटी होनी चाहिए। तो क्या ये स्टेट असर्शन है वो करेक्ट है? यस, ये करेक्शन है। जो ये जो असर्शन है वो करेक्ट है। यहाँ पे ऐसी तरीके से ऑब्जर्व किया गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा। रीजन क्या कहता है कि जो दिस फॉलो, ये फॉलो क्या करता है? आर्टिकल 38 ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ द कोर्ट which refer to the international custom as an evidence of general practice adopted as a law। तो क्या स्टेटमेंट सही है? तो 30 अब जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एग्जैक्ट यही कहा गया है। और ये वाली जो रीजन है वो इस असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका ए है वो राइट हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। 58 क्या कहता है कि हमारे पास में 2 लिस्ट दी गई है। एक तरफ तो है लिस्ट रिकॉग्निशन गिवन, यानी कि एक स्टेट के द्वारा, इंडिया के द्वारा है रिकॉग्निशन दी गई है एक अदर स्टेट को, और वो डेट बतानी है कब दी गई थी। ठीक है, सबसे पहले इंडिया रिकॉग्नाइज करता है चाइना को, कौन सी डेट पे? वो है 30 दिसंबर 1949। ओके, उसके बाद में आता है इंडिया रिकॉग्नाइज करता है स्पेन को, और स्पेन को है इंडिया कब रिकॉग्नाइज करता है? वो करता है 2 मई 1956 को। उसके बाद में इंडिया रिकॉग्नाइज करता है कोलंबिया को। कोलंबिया को कब रिकॉग्नाइज करता है? 1 अप्रैल 1975 को। वहीं पर इंडिया जो है बांग्लादेश को है वो कब रिकॉग्नाइज करता है? वो करते हैं 6 जो दिसंबर है उसको 1971 में। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा? बी हो जाएगा।
इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 में हमें करेक्ट जो स्टेटमेंट्स हैं वो चूज करनी है। एक्स्ट्राडिशन प्रिंसिपल्स के रिगार्डिंग है ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है कि जो यूरोपियन कन्वेंशन है एक्स्ट्राडिशन के ऊपर वो अडॉप्ट की गई थी एट पेरिस ऑन 30 दिसंबर 1964। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? नहीं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि ये इस ईयर में नहीं बल्कि ये हुई थी 1957 में। आई होप इट इज क्लियर। तो ये स्टेटमेंट वैसे क्या है, रॉन्ग है। उसके बाद में जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या कहते हैं, प्रैक्टिस ऑफ नॉन एक्स्ट्राडिशन फॉर द पॉलिटिकल क्राइम बिगिन विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, जो कि एक पॉलिटिकल ऑफेंस को एक एक्सेप्शन के तौर पे यहाँ पे पॉपुलराइज किया था। उसके बाद में स्टेटमेंट थर्ड क्या कहती है कि ऑन 16 जून 1987 द फॉरेन सेक्रेटरीज ऑफ साउथ एशिया रीजनल कंट्रीज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट ऑन एक्स्ट्राडिशन। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? किसकी बात हो रही है? ये सार्क एक्स्ट्राडिशन एग्रीमेंट की 1987 की। तो यस, ये स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। ठीक है। उसके बाद में स्टेटमेंट नंबर 4, फैक्टर वर्सेस ल्यूमेनहाइमर। ये केस कब का है? 1933 का है, और ये लीडिंग केस है ऑन नॉन एक्स्ट्राडिशन ऑफ पॉलिटिकल क्राइम्स। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, और ये जो है ये डील करता है ड्यूअल क्रिमिनलिटी के ऊपर, न कि पॉलिटिकल एक्स्ट्राडिशन या पॉलिटिकल क्राइम से रिलेट करता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 60 आता है। तो इसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है कि इन अकॉर्डेंस विद विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, यानी कि इनमें से कौन सी आर्टिकल के अकॉर्डिंग है यूनियन चार्टर के जो अफर्मेटिव वोट ऑफ 9 मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल इंक्लूडिंग द परमानेंट मेंबर इज नेसेसरी फॉर द इंपॉर्टेंट मैटर। तब इंपॉर्टेंट मैटर के अंदर जो मेंबर हैं 9, वो कौन सी आर्टिकल के अकॉर्डिंग जरूरी है? तो वो है आर्टिकल 27(3) के अकॉर्डिंग। यहाँ पे क्या है 950 का जो इस तरीके का जो रेशियो है, इंक्लूडिंग 5 परमानेंट भी इसमें होने चाहिए फॉर दी सब्सटेंटिव मैटर, यानी जो इंपॉर्टेंट मैटर है उनके लिए। आई होप इट इज क्लियर। जो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा राइट है? ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे जो प्री वाईक्यू से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे थे, वो कुछ क्वेश्चंस। आई होप कि आपको इन सभी क्वेश्चंस को समझने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए। एंड इस ऐप को है वो आप जाकर के डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। LearnNotes4U आप सर्च करके जनरली डाउनलोड कर सकते हैं, और LearnNotes4U.in से आप जो कोर्सेज हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।